प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिएगा और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइएगा। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे पृथ्वी पर तापमान का जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यहाँ से परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो इसकी जानकारी आप लोगों के लिए अति आवश्यक हो जाती है। तो आइए इसको समझते हैं। पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक जो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और जो सूर्य से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है उससे हमारा वायुमंडल जो है गर्म होता है। तो वहां पर हम जो चालन, नंबर 2 संवहन, नंबर 3 विकिरण, इनके द्वारा जो है पृथ्वी का जो तापमान है वह प्रभावित होता है। हमारा जो वायुमंडल है इन तीनों के माध्यम से ही गर्म होता है। अब पृथ्वी का जो तापमान है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनकी वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो प्रभावित होता है। कहीं घटता है तो कहीं बढ़ता है। आइए उसको भी जानते हैं। तो नंबर 1 जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह भी तापमान को प्रभावित करती हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो हैं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश जो उत्तर की तरफ खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं जो पूर्व में पढ़ भी चुके हैं तो उनको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जो दक्षिण की तरफ खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश जो हैं ये भी तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम और बात जानेंगे। निम्न अक्षांश, नंबर 2 उच्च अक्षांश। इनको भी जान लेना आवश्यक है। जो निम्न अक्षांश हैं वो भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा जो अपनी 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री जो है 0 अक्षांश से लेकर 45 अक्षांश तक जो क्षेत्र आता है वो निम्न अक्षांशों के अंतर्गत आता है। कहाँ से? भूमध्य रेखा से लेकर 45 अक्षांशों तक का जो क्षेत्र है, चाहे उत्तरी गोलार्ध का चाहे दक्षिणी गोलार्ध का, कहने का मतलब दोनों गोलार्धों का भूमध्य रेखा से 0 अक्षांश लेकर 45 अक्षांश तक का जो क्षेत्र है उसको हम निम्न अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो इस बात को हमने जाना। अब यहाँ जो 45 अक्षांश से लेकर 90
अक्षांश तक का जो क्षेत्र है, कहने का मतलब ये हमारा हुआ ध्रुवीय अक्षांश। ध्रुवीय अक्षांश जो है उसको हम उच्च अक्षांश के नाम से जानते हैं, और जो इसका विभाजन होता है वो 45 अक्षांश से होता है। 45 अक्षांश उत्तर, 45 अक्षांश दक्षिण की तरफ से जो ध्रुवों तक का क्षेत्र है उसको हम उच्च अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो तापमान का वितरण है, सूर्य का ताप अक्षांश की वजह से प्रभावित होता है। यहाँ पर जो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ पर तापमान अधिक रहता है, और उच्च अक्षांशों का क्षेत्र में जहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो क्षैतिज पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से जो तापमान है वो कम होता है। इस तरीके से एक कारण ये भी हो गया अक्षांश, और दूसरा कारक है हमारा समुद्र से दूरी। लाइट की वजह से जो प्रॉब्लम हो गई उसके लिए क्षमा चाहेंगे। समुद्र से दूरी, अब जो समुद्र से दूरी जो धरातल की है, जो समुद्र के पास का जो क्षेत्र है और समुद्र से जो दूर का क्षेत्र है वह भी तापमान की वितरण को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो समुद्र के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ अलग तापमान देखने को मिलेगा, और उससे दूर जो है क्षेत्र उसमें कुछ अलग तरीके का तापमान देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये समुद्र से दूरी जो है वो भी तापमान को प्रभावित करती है। और उसके साथ ही जो अगला हमारा बिंदु है समुद्र तल से ऊंचाई, जो समुद्र है उसके तल से ऊंचाई भी जो है तापमान को प्रभावित करती है। कैसे? हमने पढ़ा कि जब हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ चलते हैं, ये हमारी पृथ्वी रही, इससे ऊपर की तरफ जब हम चलते हैं तब ताप और दाब दोनों घटते हैं। ये हमने पढ़ा है कि ऊंचाई ऊपर की ओर जाने पर ताप और दाब दोनों घटते हैं। तो ये भी प्रभाव जो है तापमान को प्रभावित करता है। समुद्र तल से ऊंचाई, इसके कारण भी जो है तापमान में परिवर्तन आता है। तो इस तरीके से जब हम चलेंगे ऊपर की तरफ, ये पॉइंट भी याद रखना है, परीक्षा में पूछ देता है कि कितनी ऊंचाई पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर परिवर्तन हो जाता है। तो पृथ्वी से ऊपर की तरफ 165 मीटर हम चलेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। तो यह भी एक सवाल हो गया।
इसको भी याद रखना है कि ऊपर की तरफ कितने मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो तापमान है परिवर्तित होता है, कितना परिवर्तित होता है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है कम हो जाता है। तो ये भी पॉइंट हो गया समुद्र तल से। इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अब अगला कारक हमारा है स्थल और जल। जो स्थल है हमारा धरातल का, और उसमें जो जल है समुद्र का, ये भी जो है तापमान को प्रभावित करता है। जो स्थल है जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, और जल जो है स्थल की अपेक्षा देर से गर्म होता है। तो इसका भी प्रभाव जो है तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। इसी तरीके से अगला कारक हमारा है समुद्री धाराएं। समुद्र में भी जो धाराएं चलती हैं, नदियों की भांति धाराएं जो चलती हैं, उनको हम समुद्री धारा कहते हैं। ये भी जो है तापमान की वजह से ही चलती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो सागर का जो जल है वो भी गर्म होकर बड़ी तेजी के साथ प्रभावित होता है। तो जहाँ ये गर्म धाराएं होती हैं और ठंडी धाराएं होती हैं, गर्म धाराएं जिस क्षेत्र में होती हैं वहाँ पर तापमान गर्म होता है, और जिस क्षेत्र में ठंडी धाराएं बहती हैं उस क्षेत्र का तापमान ठंडा होता है। इस तरीके से जो समुद्री धाराएं हैं वो भी तापमान को प्रभावित करती हैं। इस तरीके से नेक्स्ट प्रचलित पवनें। जो पवनें चलती हैं, स्थानीय पवनें, उनके द्वारा भी जो पृथ्वी का तापमान है वो प्रभावित होता है। जो यहाँ पर भी आप ध्यान लीजिए, जो ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडी पवनें चलती हैं, तो जहाँ पर ये ठंडी क्षेत्र पवनें चलती हैं और उस क्षेत्र का तापमान जो है वो ठंडा होगा, और जहाँ पर स्थानीय पवनें, ये गर्म जो पवनें चलती हैं, तो वहाँ का तापमान गर्म होगा। तो इस तरीके से जो पवनें चलती हैं वो भी तापमान को प्रभावित करती हैं। इस तरीके से ये जो पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक अगर आप अपने संज्ञान में रखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप जान जाएंगे कि हाँ, अमुक विकल्प जो है सही है और अमुक विकल्प ये गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में चर्चा की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, तापमान का
प्रादेशिक वितरण। जो तापमान है पृथ्वी पर, जो तापमान का प्रादेशिक वितरण है वो किस प्रकार हुआ, इसको भी अच्छे तरीके से हम समझते हैं। तो जो विद्वान हुए हैं यूनानी और रोमन विद्वानों ने जो प्रादेशिक क्षेत्रों के आधार पर तापमान का वितरण किया है उसको भी जान लेते हैं। तो नंबर 1, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। जो ट्रॉपिकल जोन है इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। इसी तरीके से ये जो क्षेत्र है प्रादेशिक, जो तापमान का प्रादेशिक वितरण है उसके अंतर्गत आया, और उसके बाद हमने लिया शीतोष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, और नेक्स्ट हमारा हुआ शीत कटिबंध। तो ये जो रोमन और यूनानी विद्वान जो हुए हैं उन्होंने तापमान का प्रादेशिक वितरण जो है वो 3 आधार पर किया है। तो इस तरीके से कटिबंध का अर्थ होता है क्षेत्र, चाहे क्षेत्र भी लिख लीजिए चाहे कटिबंध कर लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर तो उष्ण कटिबंध को उन्होंने सभी कटिबंधों को अक्षांशों के आधार पर विभाजित किया। तो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत कितना जो अक्षांशीय क्षेत्र आता है तो उसको जानते हैं। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, पिछली क्लास में हम पढ़े कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती है। तो यहाँ पर हम 0 अक्षांश इसको मान लेते हैं। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, पूर्व में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और उसके साथ जब हम ये समानांतर रेखाएं, जब इधर दक्षिण है इधर आपका उत्तर है, इसकी तरफ खींचते हैं तो उसी आधार पर इनका नामकरण हो जाता है। उत्तर की तरफ खींचते हैं तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं, और दक्षिण की तरफ खींचते हैं तो दक्षिणी अक्षांश। पूर्व में पढ़ भी चुके हैं, पिछले वीडियो को देखिएगा। तो इस तरीके से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23.5 अक्षांश का जो क्षेत्र है वो ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों तरफ, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ कितना 23.5 अक्षांश। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय। तो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत जो 23.5 अक्षांश से लेकर 66.5 अक्षांश तक का जो क्षेत्र है वह शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये बातें भी आप अपने स्मृति में बनाए रखिए। इसी तरीके से अब बात करते हैं कि शीत कटिबंध के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है। तो ये जो क्षेत्र है हमारा 66.5 अक्षांश से लेकर
90 अक्षांश तक का जो क्षेत्र है वह शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से इन बातों को आप अपनी स्मृति में बना के रखें, ताकि आप इस तरीके का कोई प्रश्न आता है तो वो गलत ना हो सके। आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।